ओके जी। सो लास्ट टाइम जो है वो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ज़्यादातर हमने क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस को बेसिकली हमने डिस्कस किया था। और उसी के रिगार्डिंगली हमने डिफरेंट डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स देखी थी, सच एज़ हमने पिवट टेबल को डिस्कस किया और पिवट टेबल्स के ज़रिए हमने सिंपल बार चार्ट को डिस्कस किया था, हमने मल्टीपल बार चार्ट को डिस्कस किया। Then pie chart, donut chart, Pareto chart, radar chart, sparkline chart। सो ये डिफरेंट तरह के हमने विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को जो है वो डिस्कस किया था। अगर किसी का उनमें इसी तरीके से हमने स्पार्कलाइन चार्ट को डिस्कस किया था। आई होप कि वो तमाम की तमाम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बट स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, ठीक है। और अगेन मैं आपको बताता चला जाऊं, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ एक वीडियो यूट्यूब का लिंक शेयर किया था जो कि मेरा अर्लियर रिकॉर्डेड लेक्चर था। वहां से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आज का जो रिकॉर्डिंग वो होगी। गूगल मीट पे शेयर किया था, तो वो क्लास ओवर हुई है, तो वो साथ ही वो लिंक भी जो है वो नहीं ओके, मिला बाद में। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं उसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दोबारा आज शेयर कर दूँगा, ठीक है जी। आज जो है तो आज का लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं जो है वो कर रहा हूँ। वो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आप लोगों के साथ उसका लिंक भी आज शेयर कर दूँगा। सो बहरहाल लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने डिफरेंट तरह की डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को डिस्कस किया था। सच एज़ हमने कंपोज़िशन वाला पार्ट को डिस्कस किया था और कंपैरिज़न वाले पार्ट को हमने काफ़ी हद तक डिस्कस किया था। कंपोज़िशन वाले पार्ट का क्या मतलब है कि जब आपने पोर्शंस करने हो, लाइक इतना पोर्शन इस एज ग्रुप का, इतना पोर्शन इस एज ग्रुप का, या इतने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मैथमेटिक्स में उनके इतने मार्क्स हैं, 20% ऑफ स्टूडेंट्स के मैथ्स में इतने मार्क्स हैं, ठीक है, ऑन एवरेज की बेसिस पे। या इवन हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जी मैनेजर की सपोज सैलरी कितनी है ऑन एवरेज, क्लरिकल स्टाफ की ऑन एवरेज सैलरी कितनी है, उस पर्सपेक्टिव में हमने देखा था। आज जो हमारा मेन ताल्लुक होगा वो क्वांटिटेटिव या कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चल रहे होंगे। और उसमें हम जो डिफरेंट तरह के डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को देखेंगे वो एक डिस्ट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव में होगा, एक रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव में। जब हम रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव में डिफरेंट तरह के चार्ट्स का जिक्र कर रहे होते हैं तो इट मीन हम दो या दो से ज्यादा क्वांटिटेटिव वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मेरे पास दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं जिनको हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। एक वेरिएबल के इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, वेदर वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से अगर दो वेरिएबल है तो उसके लिए हमारे पास जो डायग्राम है या डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक है वो है स्कैटर प्लॉट, उसको हम कहते हैं। उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अगर तीन वेरिएबल हो जाए तो वही स्कैटर प्लॉट फिर बबल प्लॉट कहलाती है या बबल चार्ट कहलाता है। तो उसमें फिर हम तीन वेरिएबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि ओवरऑल अ पर्टिकुलर सिंगल वेरिएबल की जो शेप है वो क्या है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम तीन मेन चीजों को तरफ फोकस कर रहे होते हैं। नंबर वन, कि what is the shape of the data। whenever we are saying कि what is the distribution of the data mean, तो हमारे फौरन ज़हन में आना चाहिए नंबर वन कि डाटा की शेप क्या है। वंस वी नो द डाटा शेप, वो डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं, वो कौन सी हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। वंस वी नो द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, देन बेस्ड ऑन दैट हम अपनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं जो कि आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ी होगी, सच एज मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ठीक है। इसी तरीके से हम स्क्यूनेस को कैलकुलेट करते हुए भी डाटा की शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो मेनली इन कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ डाटा की तरफ फोकस रहेगा, बट कुछ हम जो है वो क्वालिटेटिव डाटा को भी विजुलाइज करना फर्दर डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, आज जो हम फर्स्ट टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, या फर्स्ट डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक जो हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज अ हिस्टोग्राम। काइंडली आप लोग अपनी वो डाटा एनालिसिस एनालिटिक्स यूजिंग एक्सेल वाली फाइल को ओपन कीजिएगा। हम स्पार्क लाइंस तक पढ़ चुके हुए हैं। हमने अब हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ करना है।
ठीक है। सो हिस्टोग्राम बेसिकली क्या होता है, आई बिलीव कि आपने अपने स्टैटिस्टिक्स कोर्स के अंदर हिस्टोग्राम पढ़ा है, ऐसा है? जी मुझे सर बताइए। अभी तक नहीं पढ़ा। ओके, अभी तक नहीं पढ़ा। ओके, बहरहाल जो हिस्टोग्राम है ये कॉन्टिन्यूस डाटा को आप कह लें कि ग्राफिकली डिस्प्ले करने का वन ऑफ द मेथड है। सो हिस्टोग्राम की जो शक्ल होती है दैट इज लुक लाइक दिस वे। अगर आपको ये क्लियरली नजर आ रहा हो, इसकी कुछ जो डायग्राम हमें नजर आ रही हो कि दैट वुड बी लुक लाइक दिस वे। सो जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या होता है कि आपके पास डाटा को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा एवरी बार का, और जो फर्स्ट बार का एंडिंग पॉइंट होगा वो नेक्स्ट बार का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड देन वो कहीं ना कहीं एंड हो रही होगी, देन नेक्स्ट बार स्टार्ट हो रही होगी, और इनमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। तो वेयर वाई एक्सिस के ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, सो दैट मीन द हाइट ऑफ द बार जो है वो आपके फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि एवरी ग्रुप के अंदर जो है वो कितने डेटा पॉइंट लाए कर रहे होते हैं। सो देन वंस के वी हैव डेवलप द हिस्टोग्राम, उससे फिर हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही होगी दैट इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ द हिस्टोग्राम, देन उसके बाद हम देखेंगे कि हमें हिस्टोग्राम क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एंड बेस्ड ऑन दैट हिस्टोग्राम उसकी शेप क्या है और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। So let's first of all draw a histogram. Let's say कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट है दैट इज अ केबल वायर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और वन ऑफ द क्रिटिकल टू क्वालिटी जो है या क्रिटिकल टू कस्टमर हमारे पास जो पैरामीटर है या केपीआई जो कि आप कह लें कि जो हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है दैट इज द डायमीटर ऑफ अ केबल। कि हमें कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया हुआ है उसने कहा हुआ है कि आपकी जो केबल का डायमीटर है वो होना चाहिए 0.55 से लेके 0.05, सो प्लस माइनस, विच मीन 0.5 से लेके 0.6 के दरमियान अगर आप केबल डायमीटर बनाते हो तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, अदरवाइज आई विल रिजेक्ट इट, राइट। ओके, अब हमने क्या किया है, हमने अपनी जो केबल हमने खुद से प्रोडक्शन स्टार्ट की तो उसका हमने डाटा कलेक्ट किया। एवरी टाइम हमने 5-5 केबल्स का डाटा कलेक्ट किया और टोटल हमने 20 सैंपल्स लिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम 5 केबल्स का डाटा लिया, जो मेरे पास फर्स्ट केबल बन के आई उसका डायमीटर कितना है, सेकंड केबल का डायमीटर कितना है, थर्ड केबल का डायमीटर कितना है, फोर्थ का एंड फिफ्थ का। सेकंड सैंपल हमने कलेक्ट किया उसमें फर्स्ट केबल का, सेकंड का। सो एवरी टाइम हमने 5-5 केबल्स का डाटा लिया और उनके डायमीटर को मेजर किया, और ये प्रोसेस हमने 20 टाइम्स रिपीट किया। सो टोटल मेरे पास 100 केबल्स के डायमीटर का डाटा है। सो मुझे ये देखना है कि वेदर फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या मैं अपने इस कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट्स को मीट कर सकता हूँ या नहीं, मीन क्या मेरे जो केबल में मेरा प्रोसेस बना रहा है वो 0.5 और 0.6 के अंदर बना रहा है या मैं इस रेंज को क्रॉस भी कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर वन। सो हमें हिस्टोग्राम इस चीज को बताने में हेल्प आउट कर सकता है कि वेदर मैं कस्टमर की बताई हुई स्पेसिफिकेशन लिमिट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर मेरा प्रोसेस कर सकता है या नहीं। नंबर टू, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मेरी एवरेज डायमीटर ऑफ केबल कितनी मेरा प्रोसेस बना रहा है और उसके अंदर वेरिएशन कितनी आ रही है। सो हिस्टोग्राम हमें हेल्प आउट कर रहा होगा कि मुझे कौन सी एवरेज मेथड अप्लाई करना चाहिए आउट ऑफ व्हाट आउट ऑफ मीन मीडियन मॉड, और इसी तरीके से जो डिस्पर्शन या जिसको मेजर ऑफ वेरिएशन कहते हैं, इनमें से कौन सा मेथड मुझे पिक करना चाहिए इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द वेरिएशन, वेदर रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, या एक और भी होता है IQR विच इज स्टैंड्स फॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल के अंदर हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के दो तरीके कार हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 यूज कर रहे हैं या आई बिलीव 365 भी आप यूज कर रहे हो, सो उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस डाटा सारे के सारे डाटा को मैंने क्या कर लिया है, रीअरेंज कर लिया है। मैंने फर्स्ट 5 वैल्यूज को जो है वो कॉलम वाइज लिख लिया, फर्स्ट 5, देन नेक्स्ट 5 वैल्यूज को उसके नीचे, देन उसकी नेक्स्ट 5 वैल्यू को उसके नीचे। सो एक ही कॉलम के अंदर ये 100 वैल्यूज का मेरे पास डाटा आ गया।
तो मैंने क्या करना है, एक मेरे पास है बिल्ट इन एक्सेल के अंदर के ऑटोमेटिकली एक्सेल उसका हिस्टोग्राम बना देगा। दूसरा एक और तरीकाकार भी है। सो फर्स्ट मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली मैं कैसे बना सकता हूँ। सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम हम क्या कर लेंगे, सारे डाटा को सेट को सिलेक्ट कर लेंगे। वी विल गो टू इंसर्ट एंड देन ये जो मेरे पास सेकंड ये वाला ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करूंगा। इफ यू क्लिक ओवर हियर, सो दिस इज द हिस्टोग्राम। ठीक है। सो अगर हम देखें तो ऑटोमेटिकली उसने मुझे हिस्टोग्राम बना के दे दिया हुआ है। राइट, इज इट क्लियर सर जी? एक बार रिपीट कीजिएगा ओके, प्लीज दोबारा देख ये लें। चार्ट। हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो डाटा को अरेंज कर लिया। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। उसके यस बाद सर। वंस हमने डाटा को अरेंज किया, हमने इस डाटा सेट सारे के सारे को सिलेक्ट कर लेना है। हमने जाना है इंसर्ट में और हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे ये जो सेकंड वाली है, ठीक है, फ्रॉम दिस रो, सो इंसर्ट स्टैटिस्टिक्स चार्ट, इसमें हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है हिस्टोग्राम। सो इफ आई क्लिक ओवर हियर, सो मेरे पास वो हिस्टोग्राम बन के आ जाएगा। इज इट क्लियर? ऑलराइट सर, यस। ठीक है। ओके, अगेन लाइक जैसे हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे, सो जैसे आपके पास कोई चार्ट बन के आएगा, आपके पास ये चार्ट टूल्स की ऑप्शन जो है वो आ जाएगी, विजिबल हो जाएगी। सो यहाँ से आप डिफरेंट तरह के डिजाइन भी पिक कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा डिजाइन अप्लाई करना चाह रहे हो। इसी तरीके से मैं डिफरेंट तरह के लेआउट्स भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, और मैं अगर चाहूँ तो मैं एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, उनके टाइटल्स ऐड करना चाहूँ, चार्ट टाइटल्स ऐड करना चाहूँ, डाटा लेबल्स में ऐड करना चाहूँ, ठीक है, सो मैं ग्रिड्स को ऐड करना चाहूँ। सो ये आप जो है वो डिफरेंट तरह की ऑप्शंस को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हो। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। सो सेम यू कैन डू इट विद द histogram as well. So let's discuss the second method as well कि second method को use करते हुए मैं किस तरीके से histogram बना सकता हूँ, and then फिर हम इसको interpret करने की कोशिश करेंगे कि histogram हमें information क्या बताता है। Okay, second method draw करने का थोड़ा सा lengthy process है। So उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर वन, मुझे पता होना चाहिए मेरे डाटा की, इस इंटायर डाटा सेट की मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है। सो उसके लिए हमने क्या कर लिया, हमारे पास एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला अवेलेबल है, दैट इज बेसिकली इक्वल मिन। ठीक है, और ये मैं दोबारा से कर लेता हूँ। तो मेरे पास है जी इक्वल मिन, देन ब्रैकेट स्टार्ट, मिन मीन मिनिमम वैल्यू, और हम क्या कर लेंगे, अपने ये सारे के सारे डाटा सेट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। सो प्रेस एंटर में करता हूं तो मुझे वो मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है। इसी तरीके से आप क्या कर लोगे, आप मैक्सिमम वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। सो मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ रही है, अगेन इक्वल मैक्स, और अगेन सारे के सारा डाटा सेलेक्ट हम कर लेंगे। इज इट क्लियर? ऑलराइट सर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेंज। और रेंज क्या होती है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर डाटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ योर डाटा। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0.67, सो दैट मीन आई एम राइटिंग डाउन इक्वल दिस सेल माइनस मिनिमम वैल्यू। मेरे पास रेंज का आंसर आ गया 0.114, राइट। ओके, अब ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं इस वजह से रहा हूँ क्योंकि मुझे ये प्री इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ठीक है, विच इज द सेकेंड वे टू ड्रॉ। ओके, फर्दर मोर मुझे अब ये रिक्वायर्ड है कि मुझे इन जो 100 डेटा पॉइंट्स हैं इनको कितनी नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड करना है या कितनी नंबर ऑफ क्लासेस में डिवाइड करना है। सो देयर आर मल्टीपल फार्मूलाज या मल्टीपल वे है जिसको हम अडॉप्ट करते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैंने इन 100 डेटा सेट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एंड वन ऑफ द मेथड इज कि हम यूज कर सकते हैं 1 प्लस, सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट the number of classes or you can say number of groups. So वो फार्मूला क्या है, 1 plus 3.3 मल्टीप्लाई बाय log base 10 100। ठीक है। सो अगर मैं जो दोबारा से इसको लिखना भी चाहूँ, दैट इज 1 plus
3.3 multiplied by log base 10. So this is log base 10. देन मुझे बताना है कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज. सो ये कितने डेटा पॉइंट्स हैं? 100 डेटा पॉइंट्स हैं. ठीक है, मीन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 100 है, राइट? ठीक है. सो मेरे पास अब आंसर आ रहा है जी 7.6. सो आपने क्या करना है, आपने जो है वो डिसाइड करना है. यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, आइदर वी कैन अडॉप्ट द हायर नंबर विच इज द मोर अप्रोप्रिएट वन के जी मुझे 8 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, या इसको हम 7 भी रख सकते हैं. ठीक है. सो मैं फिलहाल ये डिसाइड किया कि मैंने अपने इन 100 डेटा पॉइंट्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. बट यूजुअली पीपल आर सेइंग दैट कि आपके पास इवन 7.1 भी है तो आप इसको नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट कर लें, 8 क्लासेस में आप डिवाइड कर लें. बट लेट्स से कि हम इसके 7 ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं. सो अब मुझे आ गया कि जी मुझे अपने इन 100 डेटा पॉइंट को 7 क्लासेस या 7 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. तो अब मेरे पास मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल क्या होता है कि जो हिस्टोग्राम की एवरी बार होती है उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी. सो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, दैट इज रेंज, जो कि हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्लासेस वी हैव डिसाइडेड. एंड रिमेंबर दैट नंबर ऑफ क्लासेस आपकी हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए. तो आपने इसको राउंड ऑफ करना है, चाहे नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट कर लें चाहे प्रीवियस में. सो मैं इसको 7 रख के चल रहा हूँ. सो जब मैंने 114 को 7 पे डिवाइड किया, सो आई गॉट 0.02. सो विच मीन मेरे एवरी हिस्टोग्राम की जो बार की विड्थ होगी वो मेरे पास होगी 0.02. ठीक है जी. ओके, अब वंस के मेरे पास ये क्लास इंटरवल आ गया है तो उसके बाद मैं अपना हिस्टोग्राम बना सकता हूँ. सो हिस्टोग्राम बनाने के लिए वी नो दैट कि ऑन एक्स एक्सिस क्या होती है, क्लास बाउंड्रीज. तो क्लास बाउंड्रीज के लिए एक्सेल के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसको हम कहते हैं बिन. तो मैंने खुद से बिन डिसाइड किया है, मीन कि वो जो आपकी बार है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट क्या होगा एवरी बार का, देन स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट क्या होगा. तो उसके लिए हमें बिन की रेंज रिक्वायर्ड होती है. सो मैं बिन कैसे क्रिएट करूं, मैंने क्या कर लिया, जो आपकी सबसे मिनिमम वैल्यू है मैंने कर दिया इक्वल दिस मिनिमम डेटा पॉइंट. So this should be the starting point of the x-axis of the histogram. उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इक्वल so this number plus वो जो कांस्टेंट नंबर कौन सा है, दिस इज अ क्लास इंटरवल विच इज 0.02, वो मैंने ऐड कर दिया. सो वंस मैंने सेकंड क्लास के अंदर ऐड कर दिया उसके बाद हम सिंपल ड्रैग कर देंगे. इसी तरीके से थर्ड के अंदर भी, ठीक है, प्रीवियस वाला इस 0.513 प्लस 0.02 किया तो ये आ गया. देन 0.053 में आके मैंने 0.02 किया तो मेरे पास 0.553 आ गया, एंड सो ऑन. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपने ये बिन को कहां तक लेके जाना है, जब तक आपकी लार्जेस्ट वैल्यू कवर नहीं हो जाती. सो 0.53 पे जाके आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू कवर नहीं हो रही थी, बट जैसे हमने किया 0.613, दैट मीन ये 0.607 जो है वो कवर हो रहा है. इज इट क्लियर? ठीक है जी. यस सर. सर हमें जैसे इसको बस ड्रैग करना है, वो आगे खुद ब खुद इसमें स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही आपने सेकंड कॉलम में आपने डाटा एंटर कर दिया सेकंड सेल का, सो उसके बाद आप नीचे पकड़ के इसको ड्रैग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. तो आपने जस्ट ये मेक श्योर कर लेना है कि आपकी जो रेंज जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कवर्ड हो जाए. ठीक है. सो जैसे यहाँ पे कवर हो रही है. सो वंस कि आपने बिन्स बना लिए, अब हम जो है वो हिस्टोग्राम बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड फार्मूला व्हिच वाज दैट इज वी हैव टू अडॉप्ट द डेटा टैब. और डेटा टैब के अंदर डेटा एनालिसिस वाली ऑप्शन होनी चाहिए, और मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम कैसे जो है वो विजिबल कर सकते हैं अगर वो नजर नहीं आ रहा. सो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि लेट्स से अगर आपको ये डेटा एनालिसिस वाला टैब डेटा में नहीं नजर आ रहा तो आप इसको कैसे विजिबल बनाओगे, आप जाओगे फाइल में, आप जाओगे ऑप्शंस में. ऑप्शंस में जब आओगे तो एक्सेल ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपने एड-इन्स पे क्लिक करना है. ठीक है. सो बॉटम में आपको नजर आएगा एक्सेल एड-इन्स. एक्सेल एड-इन्स पे अपने गो पे क्लिक करना है.
और आपने मेक श्योर करने का एनालिसिस टूल पैक के ऊपर क्लिक हो। सो जैसे आपका एनालिसिस टूल पैक क्लिक होगा एंड प्रेस ओके करोगे एंड देन कम टू डेटा, तो आपको वो डेटा एनालिसिस का टैब नजर आ रहा होगा। इज इट क्लियर? ऑलराइट सर। सर ये ठीक। डाटा में एंटर होके हमने किया था। जी बिल्कुल, आपके पास डेटा में ये डेटा एनालिसिस वाला टैब नजर आ रहा होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये डेटा एनालिसिस टैब नजर नहीं आ रहा, देन गो टू फाइल, ऑप्शंस, एड-इन्स, एक्सेल एड-इन्स। सो यहाँ पे आपने ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे एक्सेल एड-इन्स हो। सो गो and then make sure you have click on analysis tool pack and then press OK. Right? Is it clear, ji? ऑलराइट सर। Okay. Okay. So अब हमें डाटा एनालिसिस वाला टैब नजर आ गया। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा एनालिसिस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। सो हियर वी कैन सी द हिस्टोग्राम। ठीक है। सो हमें ये डिफरेंट तरह की स्टेटिस्टिक्स नजर आ रही हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। सो वन ऑफ देम इज द हिस्टोग्राम। सो इफ आई क्लिक ओवर हिस्टोग्राम एंड प्रेस ओके, तो वो सबसे पहले मेरे से पूछ रहा है इनपुट रेंज। इनपुट रेंज का मतलब है कि आपका जो एक्चुअल डाटा की रेंज क्या है। सो आई विल क्लिक दिस एरो एंड आई विल सिलेक्ट इंटायर डाटा सेट। ठीक है। सो मेक श्योर कि आपने एक्चुअल जो डाटा पॉइंट्स है सिर्फ उनको सिलेक्ट कर लेना है। सो वो मैंने 100 डाटा पॉइंट्स जो मेरे एक्चुअल डाटा पॉइंट्स है उनको सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वो मेरे से पूछ रहा है बिन रेंज। सो बिन रेंज मैंने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। अब आई विल क्लिक ओवर हियर। नाउ आई विल सिलेक्ट द बिन रेंज। ठीक है। सो जो क्वांटिटेटिव रेंज है वो मैंने सिलेक्ट कर लेनी है। राइट। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि जो आउटपुट रेंज है वो आप इसी शीट पे चाह रहे हो या नई वर्कशीट पे चाह रहे हो। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे इसी वर्कशीट पे वो हिस्टोग्राम बना के दे। सो आउटपुट के लिए जहां पे भी आप हिस्टोग्राम को डिस्प्ले करना चाह रहे हो, लेट्स से मैं इस किसी भी एम्प्टी सेल पे क्लिक कर देता हूँ और नीचे वो मेरे से पूछ रहा है कि जी आपकी जो चार्ट की आउटपुट है। ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ मुझे चार्ट आउटपुट में मैं क्लिक कर देता हूँ। राइट। सो अब मैं जैसे प्रेस ओके करूंगा मेरे पास हिस्टोग्राम बन के आके जाएगा। सो इज इट क्लियर यहां तक? इनपुट रेंज, बिन रेंज। ठीक है। पेपर फील करा दो। ओके। दोबारा से जी दोबारा से देख लें। हम क्या कर रहे हैं, हमने आना है डेटा में, हमने आना है डेटा एनालिसिस में। डेटा एनालिसिस में हमारे पास है हिस्टोग्राम। प्रेस ओके करेंगे हम। इनपुट रेंज में आके आपने क्या करना है, आपने अपना सारे का सारा डाटा रेंज को दोबारा से सिलेक्ट कर लेना। ओके। इज इट क्लियर जी? सारे का सारा डाटा रेंज सिलेक्ट हो गया। यस सर। ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बिन रेंज। बिन रेंज के लिए मैं इस एरो पे क्लिक कर रहा हूं, वो जो बिन्स हमने बनाए थे वो हमने सिलेक्ट कर लेने। सिर्फ न्यूमेरिक डाटा को हमने वो सिलेक्ट कर लिया। ओके। अब वो पूछ रहा है आउटपुट रेंज। तो आउटपुट रेंज में किसी भी एम्प्टी सेल पे आप क्लिक कर दो जहां पे भी आप हिस्टोग्राम बनाना चाह रहे हो। ओके। एंड देन वी विल क्लिक ऑन द चार्ट आउटपुट एंड प्रेस ओके करोगे तो वो मेरे पास क्या दिखा रहा है, बिन और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी मीन के 0.493 से लेके 0.513, यानी कि 0.13 से लेस उसमें एक फ्रीक्वेंसी है। सो ये मेरे पास हिस्टोग्राम बन के आ रहा है। लेकिन ये वाला जो हिस्टोग्राम है इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें बार्स के दरमियान गैप है, जबकि एक्चुअल हिस्टोग्राम के अंदर बार के दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इधर डबल क्लिक कर लूंगा किसी भी बार के ऊपर और ये जो गैप विड्थ है इसको मैं 0 कर दूंगा। So now it is look like a proper histogram. Is it clear? यस सर। जी सर। Okay. So it's up to you कि आप बेशक ये डाटा एनालिसिस वाला टैब इस्तेमाल करते हुए हिस्टोग्राम बना लें, या अगर आपके पास 2019 ऑफिस है तो उससे बनाना बहुत ही सिंपल है। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, सिंपल वी आर गोइंग टू इंसर्ट, हम जा रहे थे इस ग्राफिकल ऑप्शन में और यहाँ पे हमारे पास
हिस्टोग्राम था। ओके सॉरी, पहले हमें क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट कर लेना है अपने जो हमने अरेंज किया हुआ था कॉलम वाइज, क्योंकि इसमें इस डाटा को वो नहीं कंसिडर करेगा, प्रॉपर तरीके से नहीं हिस्टोग्राम बनाएगा। तो आपको रीअरेंज करना पड़ेगा जैसे हमने ये कॉलम में बनाया था, एंड देन वी विल क्लिक ऑन हिस्टोग्राम। सो दिस इज अ हिस्टोग्राम हमारे पास बन के सामने आ गया। ओके, अब हमने इससे इंटरप्रिटेशन करनी है कि बेसिकली ये मुझे हिस्टोग्राम बता क्या रहा है। सो वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंफॉर्मेशन बता रहा है वो ये बता रहा है कि हम जो केबल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो उसका क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर था, या जो हमारा केपीआई था, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वाज द डायमीटर ऑफ अ केबल। ओके, अब जो डायमीटर ऑफ अ केबल हमारा प्रोसेस बना पा रहा है वो मिनिमम 0.493 से लेके 0.613 के दरमियान में लाए कर। सो दैट मीन ओके, अगर हम अपने डाटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी देखें वो 0.493 और 0.607 है, ठीक है। जबकि कस्टमर ने जो हमें स्पेसिफिकेशन लिमिट दी थी वो बताई थी 0.55 प्लस माइनस 0.05। सो दैट मीन लोअर स्पेसिफिकेशन क्या है कि वो कहते हैं कि मिनिमम डायमीटर एक्सेप्टेबल होगा 0.5, मैक्सिमम जो डायमीटर एक्सेप्टेबल होगा वो 0.6। सो अगर आपने कुछ केबल्स ऐसी बना दी हैं जिनका डायमीटर 0.5 से कम है, वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो केबल्स जिनका डायमीटर 0.6 से ज्यादा होगा वो मेरे लिए केबल्स एक्सेप्टेबल नहीं है। सो अगर हम अपने हिस्टोग्राम को देखें, सो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो हम 0.5 से कम में बना रहे हैं, सो दैट मीन वो वाली मेरी केबल रिजेक्टेड पार्ट होगी। इसी तरीके से कुछ केबल्स हम ऐसी बना रही हैं जिनका डायमीटर 0.6 से ज्यादा है, तो दैट मीन वो वाली केबल भी मेरी रिजेक्टेड होंगी। सो दैट मीन हिस्टोग्राम हमें हेल्प आउट करता है टू फाइंड आउट कि वेदर आपका जो प्रोसेस है, वेदर वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या सर्विस प्रोसेस है, वो आपकी बताए हुए कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट को कंपेयर करने में हेल्प आउट करता है, और हमें बताता है कि कितने परसेंटेज ऑफ द टाइम हम अपने कस्टमर की स्पेसिफिकेशन लिमिट को मीट कर सके और कितने परसेंटेज ऑफ द टाइम हम अपने कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर सके। सो वो हम कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं? सो वी कैन काउंट द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स दैट आर लाइंग विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट। सो दैट मीन उतने परसेंटेज हमारे डाटा पॉइंट्स है वो स्पेसिफिकेशन को मीट कर रही हैं, और कितने परसेंटेज ऑफ डाटा पॉइंट जो इसको मीट नहीं कर रहे, तो वो भी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर जी? All right. ओके ओके, नेक्स्ट जो हमें इंफॉर्मेशन हिस्टोग्राम से पता चलती है दैट इज अबाउट द आउटलायर, और दैट इज अबाउट द Excuse me, sir. जी जी सर क्लास का कोई स्पेसिफिक कोड तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई कोड नहीं है। ओके सर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जी दैट इज के हमें जो हिस्टोग्राम बता रहा होता है वो आउटलायर्स या एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में बताता है। ओके, आउटलायर्स या एक्सट्रीम वैल्यू का क्या मतलब है कि इट माइट बी पॉसिबल कि आपके पास कुछ बार्स ऐसी आ जाएं जो नॉर्मल रूटीन्स, यानी कि यहाँ पे कुछ गैप होता, सपोज ये वाली जो ये वाला बार है ये ना होती हमारे पास, ठीक है। तो गैप के बाद कुछ गैप ग्राफ बन रहा होता, सो दैट इज इंडिकेटिंग कि मेरे पास कुछ डाटा पॉइंट आउटलायर्स है या एक्सट्रीम वैल्यूज है। सो वो एक्सट्रीम वैल्यूज को भी हिस्टोग्राम हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करता है। अब वो एक्सट्रीम वैल्यूज बेसिकली हमें क्या इंडिकेशन दे रही होती हैं, वो हमें भी एक स्पेशल कॉज ऑफ वेरिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। लेट्स से कि मैं अपने बिजनेस एनालिटिक्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स का हिस्टोग्राम बनाता हूँ, और मुझे पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो लाए कर रहे हैं बिटवीन 60 से 80 के दरमियान, लेकिन एक स्टूडेंट है उसके या दो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मोर देन 95 है, ठीक है। सो वो जो दो स्टूडेंट्स हैं वो आउटलायर या एक्सट्रीम पॉइंट को जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली द इंडिकेशन ऑफ कि दे परफॉर्म्ड वेरी वेल, ठीक है, या वो कुछ एक स्पेशल कॉज ऑफ इंफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। माइट बी पॉसिबल कि उनको अंडरस्टैंडिंग इस कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा हुई, अब उसके पीछे कॉजेज क्या है, मे बी दैट इज ड्यू टू देयर बैकग्राउंड, कि जो उनका बैकग्राउंड ऑलरेडी क्योंकि मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल है, जिसकी वजह से
जो है दे वुड एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, या उनकी अंडरस्टैंडिंग वैसे उनकी बहुत ज्यादा अच्छी हुई है, या माइट बी पॉसिबल जी उनको इस पर्टिकुलर टीचर की बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ रही है। सो देयर कुड बी द मल्टीपल रीजन ड्यू टू दैट एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से मे बी लोअर साइड पे वो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, मीन दो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स जो 0 हैं या 5 हैं, मे बी वो क्योंकि उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की इस वजह से वो उनके मार्क्स फेल हो गए, या वो मैथमेटिकल स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, एनालिटिकल स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है। ठीक है, वो इस स्किल को प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट ही नहीं कर पाए, इस वजह से वो इशू आ रहा है। सो बेसिकली हमें एक्सट्रीम वैल्यूज या आउटलायर्स जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा होता है। इज इट क्लियर जी? जी सर। ओके, सो हमने दो इंफॉर्मेशन हासिल की। नंबर 1 कि हमें हिस्टोग्राम बता रहा होता है कि वेदर हमारा जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो स्पेसिफिकेशन लिमिट को मीट कर सकता है या नहीं कर सकता। स्पेसिफिकेशन लिमिट को मीट करने से क्या मुराद है, मीन वेदर मेरा जो प्रोसेस है वो कस्टमर की बताई हुई लिमिट के अंदर रहते हुए प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। नंबर 2 हमें हिस्टोग्राम बता रहा होता है कि वेदर आपके डाटा के अंदर कोई आउटलायर या एक्सट्रीम वैल्यूज तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पीछे कॉज क्या है, हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सके, तो हमें ये एक्सट्रीम वैल्यू की इंडिकेशन करता है। नंबर 3 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एज वेल, वो क्या है कि ये हमें डाटा की शेप के बारे में बताता है। अब डाटा की शेप जो है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है, मीन डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द हिस्टोग्राम। इट कुड बी asymmetrical, ठीक है, इट कुड बी लुक लाइक अ बेल कर्व, ओके, इट कुड बी अ पॉजिटिव स्क्यूड, ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूड से क्या मराद है जी, जिसमें राइट टेल लॉन्गर होगी। इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। सो सिमेट्रिकल आपके पास होती है, ठीक है जी। और ये क्या है, स्क्यूड। कौन सा स्क्यूड, पॉजिटिव स्क्यूड, या इसको हम राइट स्क्यूड भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है नेगेटिव स्क्यूड, ओके, या इसको हम लेफ्ट स्क्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें लेफ्ट टेल लॉन्गर होगी। इट कुड भी हमारे पास जो कर्व है वो बाय मॉडल आ जाए, मीन दोनों की दोनों पीक सेम हो, या ट्राई मॉडल आ जाए, ठीक है, 3 पीक्स हो, या जिसको मल्टी मॉडल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को हम क्या कह देंगे, बाय मॉडल का। सो डिफरेंट तरह की शेप्स हो सकती हैं, और ये शेप्स हमें कहां से पता चलेंगी, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ओके, लाइक जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब हमने ये बनाया तो इट इज लुक लाइक अ सिमेट्रिकल कर्व, ऐसा ही है ना, कि ये बेल कर्व नजर आ रही है, ये जो हमने फर्स्ट शेप बनाई है ये कुछ इस तरह की डायग्राम मुझे नजर आ रही है, सिमेट्रिकल, कि लुक लाइक अ बेल कर्व की तरह। क्लियर, इज इट क्लियर? जी सर। ओके, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये शेप्स को आइडेंटिफाई करने का बेनिफिट क्या होता है, बिकॉज इन शेप्स की बेसिस के ऊपर जो है वो हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना है टू फाइंड आउट द सेंटर पॉइंट ऑफ द डाटा, कौन सा मेथड मुझे अप्लाई करना है टू फाइंड आउट द डिस्पर्शन ऑफ द डाटा, और यू कैन से वेरिएशन ऑफ द डाटा। अगर आपके पास हिस्टोग्राम ये बता रहा हो कि आपकी जो डाटा की शेप है वो सिमेट्रिकल हो, तो सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम मीन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम जो है वो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सो ये चीज जो है वो याद रखिएगा कि जब भी आपके पास सिमेट्रिकल कर्व होगा तो मीन सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए या एवरेज पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमने हमेशा मीन, और वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए या डिस्पर्शन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट करना है। क्यों करना है, मीन ही क्यों करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही क्यों करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मीन क्या है, इसको हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी या मेजर ऑफ एवरेज कहते हैं। और एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है, अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि आपके इंटायर डेटा सेट के एवरी पॉइंट को अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट कर सके। सो अगर फॉर एग्जांपल वो सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू अप्रोप्रिएटली आपके डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, इट मीन दैट इज नॉट अ अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ एवरेज। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं
कि मेरे पास मैंने 5 स्टूडेंट्स के बिजनेस एनालिटिक्स के मार्क्स का डाटा कलेक्ट किया, जिनमें से 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे बिटवीन 70 टू आप कह लें 75 और एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 98। अब मैं जब एवरेज कैलकुलेट करूंगा तो अगर मैंने मीन मेथड अप्लाई किया तो मैंने पांचों को जमा किया, जब 5 पे डिवाइड करूंगा जो मेरे पास आंसर आ रहा होगा ड्यू टू दैट 98 नंबर और 99 नंबर, मेरे पास जो एवरेज मार्क्स आ रहे होंगे वो मोर देन 85 आ रहे होंगे। और वो मेरे पास जो एवरेज वैल्यू होगी वो क्या इंटायर पांचों के पांचों स्टूडेंट्स को अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं कर रही, राइट? सो दैट मीन एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं वो मीन फार्मूला को अफेक्ट करती हैं। और जैसे कि हमने कहा कि हिस्टोग्राम हमें एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन भी बताता है। अब मीन वैल्यू का फार्मूला क्या है? आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, समेशन x ओवर n, दैट इज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। सो दिस इज द ओनली एवरेज जो कि मैथमेटिकल एवरेज है, जो कि आपके इंटायर डाटा सेट को इस्तेमाल कर रहा होता है। अगर आपके डाटा सेट के अंदर कोई भी एक भी एक्सट्रीम वैल्यू होगी तो उससे आपके मीन का जो आंसर है वो अफेक्ट होगा। सो दैट मीन अगर आपके डाटा सेट के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, मोस्ट ऑफ द डाटा पॉइंट लाइंग नियर टू ईच अदर और डाटा की शेप सिमेट्रिकल है, तो उस सिचुएशन में वी शुड ऑलवेज प्रेफर द मीन। और मीन को हम फर्दर मोर क्यों प्रेफर कर रहे होते हैं? क्योंकि ये वाहद एवरेज है जो कि आपके एवरी डेटा पॉइंट को कंसिडर कर रही होती है टू कैलकुलेट द सेंटर पॉइंट, ठीक है? और सिमेट्रिकल में इसलिए मीन को हम हमेशा प्रेफर करते हैं। एंड बाय द वे सिमेट्रिकल के अंदर जो है वो हमारा एज यू नो दैट के मीन मीडियन मॉड इक्वल होते हैं, बट स्टिल वी शुड प्रेफर द मीन बिकॉज मीन जो है कंपेयर टू मीडियन एंड मॉड जो है वो वाहद एवरेज है जो कि आपके एवरी डाटा पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए सेंटर पॉइंट कैलकुलेट कर रहा होता है। ओके, अब क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे वेरिएशन या डिस्पर्शन कैसे कैलकुलेट करनी है। सो वेरिएशन या डिस्पर्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि मीन वैल्यू से एवरी पर्टिकुलर डाटा पॉइंट का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है मुझे उसको कैलकुलेट करना है। सो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज समेशन x माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और स्क्वायर रूट हम कर लेते हैं, ठीक है? सो दैट मीन एवरी डाटा पॉइंट का आपके मीन से जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं और उसका स्क्वायर लेके सम कर रहे होते हैं। सो बेसिकली एवरी डाटा पॉइंट का मीन से डिफरेंस कैलकुलेट किया जा रहा होता है। सो ऐसे सिचुएशन में फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये हो जाता है कि व्हाई नॉट वेरिएंस? क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लें, सो मीन स्क्वायर रूट के अलावा जो भी फॉर्मूला है, ओके, दैट इज x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। सो ये फार्मूला है। सो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाई नॉट वेरिएंस, व्हाई स्टैंडर्ड डेविएशन? कोई बता सकता है क्यों हम स्टैंडर्ड डेविएशन को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, वेरिएंस को क्यों नहीं? जी जी सॉरी सर, रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा कि अगर सिमेट्रिकल कर्व है तो हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि एवरेज पॉइंट हमने मीन से कैलकुलेट करना है हमेशा, लेकिन वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि वी शुड प्रेफर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कंपेयर टू द अदर्स, ठीक है। बट जैसा कि हमने कहा कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस के स्क्वायर रूट का। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वी शुड प्रेफर स्टैंडर्ड डेविएशन इंस्टेड ऑफ वेरिएंस। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई नॉट वेरिएंस, व्हाई स्टैंडर्ड डेविएशन? कोई बता सकते हैं रीजन? नो सर, इसका नहीं आइडिया। ओके ओके, ये कुछ लोग मुझे कह क्योंकि रहे हैं सर ने स्टैट भी पढ़ा है लेकिन उनसे पूछा नहीं, क्वेश्चन नहीं किया, हमारे भी माइंड में नहीं आया। आपने क्वेश्चन किया तो समझ ओके आ रहा है क्यों ये। चले मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ लोग कह रहे हैं जी कनेक्ट नहीं हो पा रहा, अब कनेक्ट हो गए सब लोग या स्टिल किसी को प्रॉब्लम आ रहा है? तो सर, कभी I कभी think- आवाज ब्रेक हो जाती है थोड़ी बहुत। नहीं सर, स्टिल मेरे ख्याल एक या दो लोग हैं बाहर जिनका कोई ओके इशू है। चले
बहरहाल इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर लूंगा, तो आई बिलीव कि वो वहां से देख लेंगे एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह जो है वो हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बहरहाल हम ये कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड एविएशन आपका मेजर ऑफ वेरिएशन है, इसको हम इस वजह से प्रेफर करेंगे क्योंकि ये आपको आपके एक्चुअल यूनिट के अंदर वेरिएशन जो है वो आंसर कर रहा होता है, ठीक है। जबकि जो वेरिएंस होता है ये आपको यूनिट स्क्वायर के अंदर आंसर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि आप जो है वो यूनिट हमारा है केजी, तो आपको स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो केजी के अंदर ही वेरिएशन बताएगा। अगर आपका यूनिट मीटर है तो मीटर के अंदर ही वेरिएशन बताएगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में बताएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही वेरिएशन बताएगा। जबकि वेरिएंस आपको आपके एक्चुअल यूनिट के अंदर वेरिएशन नहीं बताता बल्कि यूनिट स्क्वायर के अंदर वेरिएशन बताता है। तो स्क्वायर में कर देगा, मसलन एग्जैक्टली केजी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर कर एग्जैक्टली देगा। एग्जैक्टली सो दैट्स वाई, तो क्योंकि जब स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। नहीं बहुत ज्यादा नहीं, मीन वो आपको जो आपके वेरिएशन बता रहा होता है वो आपको आपके एक्चुअल यूनिट के अंदर वेरिएशन नहीं बता रहा होता बल्कि यूनिट स्क्वायर के अंदर आंसर बता रहा होता है, यूनिट स्क्वायर के अंदर वेरिएशन बता रहा होता है। सो जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको आपके एक्चुअल यूनिट के अंदर वेरिएशन बता रहा होता है, सो दैट्स व्हाई हम स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफर करेंगे। सो व्हिच मीन जब भी आपकी कर्व सिमेट्रिकल होगी तो सेंटर पॉइंट के लिए हम मीन कैलकुलेट करेंगे हमेशा, और वेरिएशन के लिए हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट आ जाता ओके है सर। कि अगर आपके पास डाटा की शेप स्क्यूड हो, चाहे वो पॉजिटिव स्क्यूड हो चाहे वो नेगेटिव स्क्यूड हो, ठीक है, मीन चाहे लेफ्ट टेल हो या राइट स्क्यूड हो, सो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे वो हमेशा मीडियन को यूज कर रहे होंगे। ओके, मीडियन को क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे हमने कहा मीन एक मैथमेटिकल एवरेज है, मीडियन एक पोजीशनल एवरेज है या लोकेशनल एवरेज है। ये हमेशा आपको सेंटर्ड पोजीशन बताएगी, मीन उस पर्टिकुलर पोजीशन से 50% डाटा लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा होगा और 50% डाटा आपका राइट साइड पे लाई कर रहा होगा। ओके, सो दैट मीन कि अगर आपके डाटा के अंदर जो है वो बेशक एक्सट्रीम वैल्यूज या आउटलायर एग्जिस्ट भी कर रहे होंगे, मीडियन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आपके एक्चुअल डाटा पॉइंट को यूज ही नहीं कर रहा होता, ये उनके डाटा पॉइंट की पोजीशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा होता है। सो मसलन आप क्या करते हो, जो भी डाटा पॉइंट्स होते हैं आप उनको अरेंज करते हो सबसे पहले इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मीडियन। अगर नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स जो है वो ऑड हो तो हम कहते हैं कि आफ्टर अरेंजिंग द डाटा आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो सेंटर डाटा पॉइंट है वो आपका मीडियन है। बट अगर डाटा पॉइंट्स इवन हो तो हम क्या करते हैं कि हम आफ्टर अरेंजिंग द डाटा जो सेंटर के अंदर दो नंबर्स होते हैं उनको अगर हम प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें तो वो आपका मीडियन होता है। सो विच मीन ये आपको एग्जैक्टली आपकी पोजीशन के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन बता रहा होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो है वो पोजीशन के पर्सपेक्टिव में मीडियन हमें बता रहा होता है, इसलिए चाहे वो पॉजिटिव स्क्यूड हो या नेगेटिव स्क्यूड हो तो हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेरिएशन सॉरी सेंटर पॉइंट या एवरेज। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस सिचुएशन में मुझे अगर वेरिएशन कैलकुलेट करनी हो तो मीडियन के साथ हमेशा जो वेरिएशन के लिए मेथड हम अडॉप्ट करते हैं वो हम करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज या IQR, राइट। अब IQR कैसे कैलकुलेट किया जाता है या इंटर क्वार्टर रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज Q3 विच इज अ थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। सो अब थर्ड क्वार्टाइल, क्वार्टाइल्स का क्या मतलब होता है कि आप अपने डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हो। सो दिस इज Q1, दिस इज Q2, this is Q3. So every portion is equal to 25%. So this is 25% data, this is 25% data, this is 25 as well as this is also 25% data. So जब हम इंटर क्वार्टर रेंज कर रहे होते हैं तो हम अपर साइड वाला 25% और लोअर साइड वाला 25% डाटा को एक्सक्लूड कर देते हैं, ओनली जो सेंटर्ड वाला 50% डाटा होता है इसको इस्तेमाल करते हुए हम इंटर क्वार्टर रेंज कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मीन वेरिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इट मीन ये जो ड्यू टू दिस आउटलायर्स, क्योंकि ये रिमूव हो जाते हैं, हम सिर्फ सेंटर्ड वाला 50% डाटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सो दैट मीन इस केस के अंदर सो IQR इज द मोर अप्रोप्रिएट वन टू फाइंड आउट द वेरिएशन, राइट।
लास्टली कि अगर आपके पास बाय मॉडल आ जाए या ट्राई मॉडल आ जाए या मल्टी मॉडल आ जाए, तो सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम मॉड को प्रेफर करेंगे और वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम रेंज को प्रेफर करेंगे, क्योंकि रेंज क्या होती है, दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर कि बेस्ड ऑन द हिस्टोग्राम what kind of shape we have, depending upon the shape of the distribution या shape of the data, we are going to decide कि मुझे अपने डेटा का सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, ठीक है, और मुझे वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। इसी तरीके से अगर वो पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है, तो सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है और वेरिएशन के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, राइट। सो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे इस डेटा सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो डेटा की शेप बन रही है वो लुक लाइक अ सिमेट्रिकल कर्व बन रही है, तो दैट मीन हमने जैसे अभी पढ़ा कि अगर डेटा की शेप सिमेट्रिकल होगी तो सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मीन को कैलकुलेट करेंगे, और वेरिएशन के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेल के अंदर फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज। सो दैट इज एवरेज मीन के बराबर होता है एवरेज, और हम देन सारे के सारा डेटा सेट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, दैट मीन इक्वल एवरेज ऑफ दिस इंटायर डेटा सेट, ठीक है। इस सारे के सारे डेटा सेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे तो वो मेरे पास एवरेज आ जाएगी, दैट इज मीन ऑफ योर डेटा। सो दैट मीन ऑन एवरेज हम कितने डायमीटर की केबल बना पा रहे हैं, दैट इज 0.546, ठीक है। और वेरिएशन कितनी आ रही है, क्योंकि डाटा की शेप सिमेट्रिकल थी तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, तो फार्मूला क्या है, इक्वल STDEV, ठीक है। तो आप दिस डॉट P मीन पॉपुलेशन, दिस डॉट S मीन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सो लेट्स से मैं सैंपल अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहा हूं, तो मैं क्या कर लूंगा, इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन प्रेस एंटर करूंगा, तो वो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होके आ जाएगा। ओके, सो विच मीन ऑन एवरेज मैं कितने डायमीटर ऑफ की जो है वो केबल बना रहा हूँ और उसमें वेरिएशन कितनी आ रही है। इसी तरीके से हम एक और काम ये भी कर सकते हैं, हम डेटा टैब को भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। वो कैसे, if I go to data, if I click on data analysis, okay, here we have a descriptive statistics, press OK। So सबसे पहले मुझे इनपुट रेंज देनी है। इनपुट रेंज का क्या मतलब है, इट मीन मुझे अपने सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, ओके। देन मैं क्या करूंगा, मुझे बताना है कि मुझे आउटपुट कहाँ पे चाहिए। सो लेट्स से मैं कोई भी एक एम्प्टी सेल दे देता हूँ, ओके, सॉरी, ये आउटपुट रेंज, और मुझे कोई भी एक एम्प्टी सेल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। And then I will click on summary statistics, and if I press OK, so I can see that okay, so इसने every column की निकाल दी है, तो हमें इस column को इकट्ठा करना पड़ेगा। So basically हमें इस column को करना पड़ेगा अगर मुझे overall basically चाहिए। ये जो हमने सारे का सारा डेटा सेट लेदर से कंबाइन किया हुआ है, मीन मुझे जाना पड़ेगा डेटा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो डेटा रेंज लेनी पड़ेगी वो ये वाली लेनी पड़ेगी जो हमने सारी की सारी इकट्ठी की हुई है, 100 के 100 डेटा पॉइंट्स, ठीक है। एंड देन आई विल क्लिक ऑन द आउटपुट रेंज इज ओवर हियर एंड देन समरी स्टैटिस्टिक्स और प्रेस ओके। सो नाउ वी कैन सी दैट कि मेरा मीन ऑफ द डाटा कितना है, मीडियन ऑफ द डाटा कितना है, मॉड कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, वेरियंस कितना है, स्टैंडर्ड एरर कितना है, इवन स्क्यूनेस कितना है। सो ये स्क्यूनेस भी हमें बेसिकली डाटा की शेप के बारे में बताता है, ठीक है। इफ इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0 सो वी विल से सिमेट्रिकल है, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव स्क्यूड है। ऑल द स्क्यूनेस जो है वो कह रहे हैं कि ये 0.28 इज लुक लाइक अ स्लाइटली पॉजिटिव स्क्यूड, बट राइट नाउ वी आर अज्यूमिंग बेस्ड ऑन द हिस्टोग्राम के ये हमारे पास सिमेट्रिकल है। सो रिमेंबर दैट दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, इसको फर्दर टेस्ट करने के भी वेज हैं, बट राइट नाउ वी आर अज्यूमिंग क्योंकि डाटा की शेप सिमेट्रिकल है इसलिए हम सेंटर पॉइंट के लिए मीन को प्रेफर करेंगे
और वेरिएशन के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है वो प्रेफर कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेरिएशन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। जी, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग हिस्टोग्राम? जी, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना और हिस्टोग्राम के बारे में इसको इंटरप्रिटेशन करना, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। जी, क्लियर है सबको? जी सर, बाकी दफा सर इसको साथ ट्राई करेंगे देन जी सर। ओके डिस्कस ओके। करेंगे। चलिए मैं एक दफा क्विकली रीकैप भी कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने कहा कि जब हम कॉन्टिन्यूस डाटा को डील कर रहे होते हैं, तो हमने कॉन्टिन्यूस डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड हूँ, सो वन ऑफ द मेथड इज वी शुड ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ओके, हिस्टोग्राम हमें जो इंफॉर्मेशन बताता है वो हमें शेप ऑफ द डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। ओके, शेप ऑफ द डाटा मीन कि वेदर वो सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है, बाय मॉडल है, ट्राई मॉडल है, व्हाटएवर। डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द डाटा हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि मुझे कौन सा मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी निकालना है, कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन या वेरिएशन मेथड निकालना है। अगर वो सिमेट्रिकल है तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे, स्क्यूड है चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वी विल यूज मीडियन एंड IQR, इंटर क्वार्टर रेंज। अगर वो बाय मॉडल या ट्राई मॉडल है तो वी विल यूज मॉडर्न रेंज। फर्दर मोर हमने कहा कि हमें हिस्टोग्राम जो हेल्प आउट कर रहा होता है इन ऑर्डर टू डिसाइड कि वेदर मेरा जो प्रोसेस है वो कस्टमर की बताई हुई स्पेसिफिकेशन लिमिट को मीट करने में सक्सेसफुल हो रहा है मेरा प्रोसेस या नहीं। सो हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेसिफिकेशन लिमिट जो कस्टमर ने बताई हुई है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि कस्टमर ने हमें बताया हुआ था 0.55 से लेके 0.5। दैट मीन अगर हम प्लस माइनस करें तो अगर मेरे डाटा केबल की जो मिनिमम डायमीटर आता है 0.5 या 0.6 के दरमियान होगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर मैं कोई केबल ऐसी बनाता हूँ जो 0.5 से नीचे, या कुछ केबल्स ऐसी बनाता हूँ जिनका डायमीटर 0.6 से अबव होगा, तो वो रिजेक्टेड होंगी। तो हिस्टोग्राम हमें ये इंफॉर्मेशन बता रहा है कि कुछ केबल्स ऐसी हैं जो हम 0.5 से लेस डायमीटर की बना रहे हैं। इट मीन उतने पोर्शन ऑफ जो केबल्स है वो डिफेक्टिव है। दैट इज इंडिकेटिंग कि हमारा जो प्रोसेस है वो स्पेसिफिकेशन लिमिट को मीट करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहा। सो मीन हमें हिस्टोग्राम हेल्प आउट कर रहा है कि हमारा प्रोसेस वेदर स्पेसिफिकेशन लिमिट को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, मीन कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। नंबर 3, हमने कहा हिस्टोग्राम हमें बता रहा होता है कि वेदर आपके डाटा के अंदर कोई आउटलायर या एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है जी। Okay, now we are moving towards another type of data visualization जो कि हम quantitative data के लिए अप्लाई कर सकते हैं, which is called as box plot। ठीक है, या इसको बेटर है इसको कहना चाहिए box and whiskers plot। ओके, अब बॉक्स प्लॉट जो है ये हिस्टोग्राम की निस्बत उस वक्त काफी अच्छा टूल है कि अगर आपने एक मेजरेबल वेरिएबल के अगेंस्ट आपने कंपेयर करना हो अपने किसी एट्रीब्यूट को। लाइक जैसे मेरे पास ये जो डाटा सेट है वो बेसिकली कैलोरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं बर्गर खा रहा हूँ, बर्गर 1, तो उस बर्गर के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, बर्गर 2 खा रहा हूँ तो उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं। ठीक है, एंड देन इफ आई एम ईटिंग बर्गर 3 उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं। सो दिस इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जिसके अंदर कैलोरीज का डाटा मैंने कलेक्ट किया हुआ है। दिस इज अ सेकेंड टाइप ऑफ फूड या प्रोडक्ट जो मैं खा रहा हूँ और उसके अंदर कितनी कैलोरीज है। अब मुझे एनालाइज करना है कि कौन से टाइप ऑफ फूड के अंदर जो है वो कैलोरीज ज्यादा है। सो ऑब्वियसली जब भी हम किसी कॉन्टिन्यूस डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर एवरेज वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और वेरिएशन। सो हम चाहें तो हम इन दोनों के बर्गर और चिकन दोनों का हिस्टोग्राम सेपरेट सेपरेट बना के देन डिपेंडिंग अपॉन द शेप उनका एवरेज और वेरिएशन निकाल के उनको कंपेयर कर सकते हैं। बट एक ही ग्राफ के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास मेथड अवेलेबल है विच इज अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, विच इज अ मच बेटर मेथड। ठीक है, क्योंकि वो हमें एक ही ग्राफ के अंदर इनका कंपैरिजन देगा, एवरेज पॉइंट भी बता रहा होगा और वेरिएशन भी। वो कैसे,
अब अगर मैं जाऊं इंसर्ट में, सो जहां पे हमने जो है वो हिस्टोग्राम है वो नीचे हमारे पास बॉक्स प्लॉट है। सो इट मीन मुझे बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। डाटा को क्या मतलब, मैं अपने जो कैटेगोरिकल वेरिएबल मीन टाइप ऑफ फूड उसको भी सिलेक्ट कर लूंगा और क्वांटिटेटिव को भी सिलेक्ट कर लूंगा। सो वंस आई हैव सिलेक्टेड दिस वन, नाउ आई गो टू इंसर्ट, देन आई विल क्लिक ओवर हियर। ठीक है जी, बॉक्स एंड विस्कर। सो जैसे ही मैं बॉक्स एंड विस्कर के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास जो है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बन के आ रहा है, बर्गर का लहदा से चिकन का लहदा से। सो सबसे पहले तो हम इस ग्राफ को जरा इसकी फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 40 से अबव है। तो मैं क्या करता हूँ, इस y एक्सिस के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। सो जैसे मैं y एक्सिस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये फॉर्मेट एक्सिस ओपन हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है तो मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ ताकि जरा हमें ग्राफ प्रॉपर नजर आए। इवन जो लार्जर वैल्यू है वो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से 70 की बजाय हम इसको 63 कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम एक प्रॉपर ग्राफ जो है वो कंपेयर कर सकें। ओके, अब इसकी जो शक्ल है इसमें दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ बॉक्स प्लॉट, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ बॉक्स प्लॉट एंड दिस पार्ट जो ये एरोज नजर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं विस्कर्स। इस बॉक्स का जो बॉटम वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला है, इसको हम कहते हैं Q1 मीन फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू, ठीक है, और ये जो सेंटर वाली लाइन हमें नजर आ रही है इसको हम कहते हैं Q2, ठीक है जी। और हमारे पास ये जो आपके पास नजर आ रही है अपर वाली लाइन, इसको हम कहते हैं Q3 और ये जो अब ऊपर वाली लाइन है इसको हम कहते हैं अपर विस्कर और इसको हम कहते हैं लोअर विस्कर। सो दिस इज Q1। लोअर विस्कर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR। IQR क्या मतलब, इंटर क्वार्टर रेंज। इट मीन Q3 माइनस Q1 करके हमारे पास IQR आता है। सो एक्सेल वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा होता है। और जबकि ये जो क्रॉस हमें नजर आ रहा है दैट इज द मीन ऑफ द डेटा, ठीक है। और इसी तरीके से हमें यहाँ पे चिकन में भी नजर आ रहा है। सो दैट मीन कि मुझे राइट नो जो हाइट ऑफ बॉक्स है वो वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि ये जो लाइन है वो एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो Q2 का मतलब है मीडियन। सो मीडियन इतना है जबकि मीन जो है वो इतना हमारे पास आ रहा है बर्गर के अंदर और इतना आ रहा है चिकन के अंदर। ओके, सो इफ वी कैन सी दैट, दोनों ग्राफ्स को अगर हम केयरफुली एनालाइज करें सो वी कैन क्लियरली चेक दैट कि ऑन एवरेज जो चिकन है उसके अंदर कैलोरीज ज्यादा है कंपेयर टू बर्गर, जबकि वेरिएशन ऑलमोस्ट हमें सेम लग रही है क्योंकि हाइट ऑफ बॉक्स ऑलमोस्ट लुक लाइक अ सेम। सो दैट मीन ऑल्दो के वेरिएशन सेम है, सो वी कैन क्लियरली सी दैट के बेस्ड ऑन दिस गिवन डाटा जो कैलोरीज अगर आप ज्यादा इनटेक करना चाह रहे हो सो वी शुड ईट चिकन, if you want to eat the less calories so we should go for the burger. Furthermore, अगर आपका कोई डाटा पॉइंट आपके इस अपर लाइन को क्रॉस कर रहा होता या लोअर लाइन को क्रॉस कर रहा होता विस्कर्स की, तो वो हमें आउटलायर्स या एक्सट्रीम डाटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन लेट्स से एक बर्गर के अंदर हमें कोई डाटा पॉइंट यानी कि वो स्टार की शक्ल में हमें एक्सेल शो करता, कोई डाटा पॉइंट इसको क्रॉस करके यहाँ पे कहीं पे नजर आ रहा होता, तो हमें पता चलता कि कोई एक बर्गर ऐसा है जिससे रूटीन से हट के उसके अंदर कैलोरीज ज्यादा है, ठीक है, मे बी उसमें चीज ज्यादा है या वट जो भी है, तो उसमें रूटीन से हटके जो बर्गर्स हमारे पास फूड हम खा रहे हैं उनमें उस पर्टिकुलर बर्गर के अंदर जो है वो कैलोरीज बहुत ज्यादा है। इज इट क्लियर? सो दैट मीन y एक्सिस के ऊपर ये हमें कैलोरीज दिखा रहा है विच इज अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, जबकि x एक्सिस के अंदर वो हमें टाइप ऑफ कैटेगरी दिखा रहा है विच इज बेसिकली द टाइप ऑफ फूड। इज इट क्लियर जी regarding box plot? All right, sir. Okay, so now I hope this is clear regarding histogram. Now it is also clear regarding box plot. Now we are moving towards another type of data visualization which is basically the scatter plot. Okay, so ये दो examples हैं, so I am considering the second example मैं उसको ले रहा हूँ। So scatter plot जो है
ये हम कब यूज कर रहे होते हैं कि अगर आपने अपने डेटा के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करना हो, ठीक है, मीन जब आपके पास दो वेरिएबल्स हो और दोनों के दोनों वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हो या क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हो, और आपने उन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करना है इन अ वे कि एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या वो भी इंक्रीज हो रहा है, या एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो रहा है. सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप द टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है. ओके, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो अपना सेल्स और एक्सपीरियंस वाले डाटा को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, मेरे पास सेल्स का डाटा है और एम्प्लॉयज के एक्सपीरियंस का डाटा है. सो मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे एम्प्लॉयज के एक्सपीरियंस इंक्रीज करने से सेल के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट आता है या एक्सपीरियंस का सेल से कोई ताल्लुक नहीं है. सो इसको चेक करने के लिए, क्योंकि दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, तो इनको हमने चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द scatter plot. So because both the variables are quantitative, so we can go to insert after selecting them. So here we have a scatter plot. ठीक है जी. So if I click over here, so मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन यहाँ पे डिफरेंट तरह के हमें वो चार्ट्स नजर आ रहे हैं. सो क्विक लेआउट आप जो है वो यूज जो है वो कर सकते हो. ठीक है, लाइक दिस पे. सो यहाँ पे हम जो है वो हमारे नजर क्या आ रहा है कि ऑन एक्स एक्सिस वो हमें फर्स्ट कॉलम दिखा रहा है विच इज सेल्स, ऑन वाई एक्सिस वो मुझे सेकंड कॉलम दिखा रहा है विच इज एक्सपीरियंस. ठीक है, सो आपको यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हुए हमें क्या पता चल रहा है कि इज देयर अ पॉजिटिव रिलेशनशिप और इज देयर अ नेगेटिव रिलेशनशिप और इज देयर अ नो रिलेशनशिप. इट सीम्स दैट कि मे बी दे हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप. कैसे कि अगर आपके जो है वो एक स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, अगर आपका ग्राफ बन रहा हो, मीन आपका है जी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हमने देखना है कि क्या डेटा का ट्रेंड इस तरीके से है या डेटा का ट्रेंड इस तरीके से है. ओके, या आपके पास जो डेटा पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा स्कैटर फॉर्म में. ठीक है, राइट, या माइट भी पॉसिबल आपके पास स्कैटर का प्लॉट का कुछ ट्रेंड यूं भी हो. ठीक है, या मे बी पॉसिबल है वो कुछ इस तरह का हो. सो कुड बी एनी टाइप. सो इज इट कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. अब ये जो लाइंस हैं ये क्या इंडिकेट करेंगे कि लीनियर रिलेशनशिप है. दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप, दिस इज अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप. ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इट मीन इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप कि x के इंक्रीज होने से y भी इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पे क्या है कि x के इंक्रीज होने से y डिक्रीज हो रहा है. सो दे हैव द इनवर्स रिलेशनशिप. सो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं इट्स अ इंक्रीजिंग रिलेशनशिप बट नॉट अ लीनियर, बट इट्स अ नॉन लीनियर वे में, क्योंकि कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है. जबकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि तमाम के तमाम डेटा पॉइंट बहुत ज्यादा स्कैटर फॉर्म के अंदर है, सो दैट मीन कि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है कि एक्सपीरियंस के इंक्रीज होने से सेल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है. ठीक है, चाहे हम कम एक्सपीरियंस वाला बंदा हायर कर लें, चाहे हायर एक्सपीरियंस वाला बंदा हायर कर लें, सेल का उससे कोई इफेक्ट नहीं है. ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या नजर आ रहा है, काफी ज्यादा स्कैटर फॉर्म जरूर है, बट माइट बी पॉसिबल अ बिट वी कैन से द पॉजिटिव रिलेशनशिप. ठीक है, राइट. सो अगर हम ये अज्यूम करें कि लेट्स से कि जी एक्सपीरियंस और सेल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है, तो इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑल्दो के स्कैटर प्लॉट हमें यहाँ पे काफी वीक सा रिलेशनशिप शो कर रहा है, क्योंकि डेटा पॉइंट काफी स्कैटर की सी शक्ल में मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं. पॉजिटिव है बट काफी वीक रिलेशनशिप सा नजर आ रहा है. ठीक है, सो मे बी पॉसिबल हम इस डायग्राम को देखते हुए ये जरूर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस इंक्रीज करने से सेल के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, वी कांट से. ठीक है, मे बी हो बट बिट फर्क आ रहा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेटा पॉइंट हमें ये शो कर रही है कि एक्सपीरियंस ज्यादा होने से डजंट मीन कि आपकी सेल भी इंक्रीज होगी. बट लेट्स से कि अगर ये
हम कह दें कि इन दो वेरिएबल के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है, तो देन देयर इज अ मेथड व्हिच इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज कोरिलेशन, वो हम कर सकते हैं। बट रिमेंबर दैट कि स्कैटर प्लॉट तो बेशक अगर दो वेरिएबल क्वांटिटेटिव वेरिएबल के दरमियान नॉन लीनियर रिलेशनशिप भी हो तो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमें बता देगा। बट अगर लीनियर है तो हम ये स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी मैं कर रहा हूं, विच इज कॉल्ड एज कोरिलेशन। वो हम कैसे कर सकते हैं? इक्वल हमारे पास फंक्शन है CORREL विच इज अ कोरिलेशन, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या पूछते हैं? अरे वन, दैट मीन मैं क्या करूंगा? सेल्स का डाटा, कॉमा, उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लूंगा अपना एक्सपीरियंस का डाटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इफ आई प्रेस एंटर तो वो मुझे कोरिलेशन यहाँ पे निकाल के दे रहा है। सो जैसा कि आप यहाँ पे, ये बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो यहाँ पे जो हमें ग्राफिकली हम देख रहे थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कह रहे हैं कि देयर इज अ नो रिलेशनशिप, मीन के एक्सपीरियंस के इंक्रीज करने से आपकी सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर ये लीनियर रिलेशनशिप है तो वो हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट भी यही बताता है। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर एग्जैक्टली जीरो हो तो हम कहते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप, मीन के एक्सपीरियंस की इंक्रीज करने से सेल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। If it is greater than 0 and it is near to positive 1, so जितना वो positive 1 के करीब चला जाता रहेगा तो हम कहेंगे कि उतना इन दो वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। सो पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर इसका आंसर होता 0.9 तो हम कहते हैं कि 90% ऑफ द टाइम सेल्स के इंक्रीज करने से एक्सपीरियंस भी इंक्रीज हो रहा है, और यू कैन से कि एक्सपीरियंस के इंक्रीज होने से 90% ऑफ द टाइम सेल्स भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो अगर नेगेटिव आ जाता है -0.90 तो इसका क्या मतलब है कि 90% ऑफ द टाइम एक्सपीरियंस इंक्रीज करने से सेल डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमारा आंसर क्या है? -0.07 विच इज -0.1, सो विच इज ऑलमोस्ट 10%, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें नेगेटिव रिलेशनशिप नजर आ रहा है, ठीक है, सेल्स और एक्सपीरियंस का, कि आपके पास जैसे जैसे कह लें कि एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है, सेल्स बजाय के इंक्रीज होने के डिक्रीज हो रही है, ठीक है, 10% ऑफ द टाइम। बट क्योंकि इट इज नियर टू जीरो, सो वी कैन कंक्लूड दैट कि वी आर अज्यूमिंग कि इनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है, सो दैट मीन कि आपके सेल्स और एक्सपीरियंस का कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता। सो अगर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, सो इफ वी आर गोइंग टू हायर अ सेल्स पर्सन, सो दैट मीन हमें बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस हमें कोई एक्सपीरियंस बंदे की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। वी कैन हायर द लेसर एक्सपीरियंस पर्सन एंड वी कैन गेट द सेम सेल्स एज वी वांट, ठीक है जी। इज इट क्लियर? ओके सर। ओके, सो आई होप जी आपको अब रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर हो गया होगा, दैट इज रिगार्डिंग द स्कैटर प्लॉट। सो अब आप कोशिश कीजिएगा ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इस प्रॉब्लम को पढ़ के इसको स्कैटर प्लॉट और कोरिलेशन परफॉर्म कीजिएगा एंड ट्राई टू एनालाइज इट कि ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स another type of chart which is called as a bubble chart. Bubble chart is the extension of the scatter plot. So basically ये भी आप कह सकते हो कि जब भी आपके पास तीन वेरिएबल्स आ जाए और तीनों आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हो, ठीक है, उनके दरमियान अगर आपने रिलेशनशिप को स्टडी करना हो तो उस वक्त हम बबल प्लॉट को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ में मैं डेट ले रहा हूँ, यूनिट सोल्ड ले रहा हूँ और प्रॉफिट ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमने अगर इनमें देखना हो कि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो अब क्योंकि तीन वेरिएबल्स हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपना बबल प्लॉट ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। सो बबल प्लॉट को पहले हम ड्रॉ करते हैं, देन हम उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। सो बबल प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सिलेक्ट द डेटा, आई हैव टू गो टू इंसर्ट, ठीक है, एंड देन हम जाएंगे अपने वही स्कैटर वाले कॉलम में, नीचे हमें जो है वो
बबल प्लॉट्स नजर आ रहे हैं, चाहे आप 2D कर लें या 3D, इट्स अप टू यू। अब ये करेगा क्या एक्सेल, जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा वो आपको एक्स एक्सिस पे नजर आएगा, सेकंड कॉलम आपको आपके वाई एक्सिस पे नजर आ रहा होगा, जो थर्ड कॉलम है उसकी बेसिस के ऊपर वो बबल का साइज क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, अब यहां से अगेन आप इसकी वो फॉर्मेटिंग वगैरह भी जो है वो चेंज कर सकते हो, लाइक डिस्प्ले वगैरह जो है वो अगर आप करना चाहो। सो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, द साइज ऑफ द बबल इज रिप्रेजेंटिंग द प्रॉफिट। सो हमें यहाँ पे ये जरूर पता चल रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर डेट में अगर हमने यूनिट ज्यादा सेल किए हैं, दैट डजंट गारंटी कि हमें प्रॉफिट भी उस दिन पर्टिकुलर डे में ज्यादा हो। सो दैट मीन उन प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है कंपेयर टू उन डेट्स में जहां पे हमें प्रोडक्ट तो कम सेल हुई है, बट उनमें क्योंकि ड्यू टू द प्रॉफिट मार्जिन हायर होने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा हमें मिल रहा है। ठीक है, सो दैट इज इंडिकेटिंग कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जब यूनिट ज्यादा अगर सेल करें, दैट डजंट गारंटी ऑलवेज कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा। सो बहरहाल हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि ओवर द टाइम, ठीक है, हमारी जो सेल है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट डजंट इंडिकेटिंग कि अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सेल हुए हैं तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है उस वक्त, उस पर्टिकुलर डे में, हमने ये प्रॉफिट ज्यादा अर्न किया है। सो दैट बेसिकली रिप्रेजेंटिंग विद द साइज ऑफ द बबल। सो आई होप इट इज क्लियर रिगार्डिंग द बबल प्लॉट एज वेल। Okay, now we are moving towards the last type of data visualization जो कि हम Excel में discuss कर रहे हैं, which is a tree map. Okay, tree map जो है इसको हम कह सकते हैं कि it's a hierarchical map, और ये hierarchical mapping क्या होती है कि आप जो है वो अगर आपके पास दो कैटेगोरिकल वेरिएबल हो और एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास एज ग्रुप है और मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है। सो मैं क्या कर सकता हूँ इसका ट्री चार्ट बना सकता हूँ, ट्री मैप बना सकता हूँ। सो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट ट्री मैप एंड देन हम उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। सो ट्री मैप ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। आई विल गो टू इंसर्ट, ठीक है जी, एंड देन आपने क्या कर लेना है, आपने आ जाना है जी इस पर्टिकुलर बटन पे, और मुझे सबसे पहले जो है वो ट्री मैप ही नजर आ रहा है। सो इफ आई क्लिक ओवर हेयर, तो मेरे पास जो ये ट्री मैप बन के, अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करूं तो मुझे नजर क्या आ रहा है, मुझे सबसे पहले मेरी प्रोडक्ट कैटेगरीज नजर आ रही है। सो दैट मीन प्रोडक्ट कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली मुझे वो कलर्स नजर आ रहे हैं, और देन वो क्या कर रहा है कि एवरी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली उसने जो सेकंड वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंगली उसने उसको डिवाइड कर दिया है, मीन एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली कि इतना पोर्शन जो है वो सीनियर का है, इतना पोर्शन अडल्ट का है, इतना पोर्शन यूथ का है, इसी तरीके से क्लोथिंग में, इसी तरीके से एक्सेसरीज में। And then every size of this box is representing the average profit sharing by the type of the product and the age category. So which mean अगर हम इस बॉक्स के ऊपर लेके आते हैं कर्सर, तो हमें बता रहा है कि जो एवरेज प्रॉफिट मुझे मिल रहा है वो 831 रुपीज लेट से प्रॉफिट मिल रहा है by selling the product category of bike to the एज कैटेगरी ऑफ द सीनियर पीपल। इस तरीके से अगर मैं इस बॉक्स पे लेके आऊं तो वो मुझे बता रहा है 801। सो उसने अरेंज कर दिया है, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट मुझे मिल रहा है सीनियर से फ्रॉम द बाइक, देन एज अडल्ट से, देन यूथ से, देन यंग अडल्ट से। इसी तरीके से क्लोथिंग में अडल्ट से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, फिर मुझे मिल रहा है यूथ से, सीनियर से, एंड देन सो ऑन। ठीक है, उस सेंस के अंदर साइज ऑफ द बॉक्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि किस पर्टिकुलर ग्रुप से मुझे कितना ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। सो बाइक में कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, क्लोथिंग में कौन सा एज ग्रुप सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, एक्सेसरीज में कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। इज इट क्लियर जी? ट्री मैपिंग, बबल प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट एज वेल एज हिस्टोग्राम, इनमें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहें, सो यू आर वेलकम। एनी क्वेश्चन?
नो सर, हो गया क्लियर। ओके ओके ओके। अब हम आ जाते हैं जी एक्सेल के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज डाटा विजुअलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज कॉल्ड एज अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, मैं इसके लिए जो डाटा यूज कर रहा हूँ वो स्टूडेंट परफॉर्मेंस डाटा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए मैंने उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे टॉप 10 या मुझे टॉप वो स्टूडेंट्स नजर आए जिनके मार्क्स 80 से अबव है। तो मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। आई विल कम टू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, हाईएस्ट सेल। सो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ग्रेटर देन। सो इफ आई क्लिक ओवर हियर और मैं यहाँ पे अगर डालूं 80 तो और मैं प्रेस ओके करूं, तो एज यू कैन सी दैट कि मुझे इस कॉलम के अंदर सिर्फ उसने उन सेल्स को जो है वो हाईलाइट कर दिया है जिनके मार्क्स मोर देन 80 है। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक तो तरीकेकार ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कि आप उनको हाईलाइट कर लें। सो इट्स अप टू यू कि आप उसमें बेशक जो है वो ग्रेटर देन वाला अप्लाई कर लें, लेस देन, बिटवीन, इक्वल। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं। या टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10% ऑफ प्रोडक्ट कर लें। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग देम हम उनको बार्स के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन डेटा बार्स। सो मैं जो है वो इनमें से कोई भी ग्रिड्स अप्लाई कर लूं। लेट्स से कि मैं ये वाला ग्रिड अप्लाई करता हूँ। सो मुझे एवरी कॉलम के अगेंस्ट मुझे बार नजर आ रही है, 72, 79 मार्क्स, 90। सो दैट मीन द लेंथ ऑफ बार इज रिप्रेजेंटिंग द मार्क्स। सो आप उस तरीके से भी बार्स के जरिए भी डाटा को इम्प्लीमेंट कर सकते। ठीक है, सो इट मीन उसने उस सेल की जो विड्थ है उसको उसने 100 हिस्सों में डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। सो दिस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट द डाटा विजुअलाइजेशन। सो ट्राई टू एक्सप्लोर दिस वन के लेस देन हो तो वो आप कैसे करना चाह रहे हो। सो बट बिफोर दैट मेक श्योर यू हैव टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम जिसके ऊपर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी। सो आई होप इट इज क्लियर। और जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है जो बिजनेस एनालिटिक्स की, सो वो अब हमारा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इसके अकॉर्डिंगली जो है वो कंप्लीट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, जिसके अंदर हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और डाटा विजुअलाइजेशन को देखा है।